Good morning, children. And how are you? I hope that you all are in good health, feeling very happy and very enthusiastic. मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप बहुत खुश होंगे और अच्छे से आप पढ़ भी रहे होंगे और आई थिंक आई होप आई विश दैट you all are enjoying, or you can say that you all are feeling very enthusiastic and happy and healthy and fit and fine. और बच्चों जैसा कि लेट्स स्टार्ट द डे विथ सम पॉजिटिव थॉट एंड रिमेम्बरिंग द गॉड। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और अब दिन की हम जो शुरुआत करते हैं बच्चों, चलिए हम दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले भगवान को याद करते हुए और अच्छे विचारों के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। बच्चों जैसा आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिलेबस फॉर सेकेंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। जैसा कि आपको पता ही है कि आपको नोटिस आपके ग्रुप में आपको नोटिस मिल ही गया होगा, मिल गया है अबाउट योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। और जो कि आपको ये सूचित किया जा चुका है, ये बताया जा चुका है बच्चों कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। और इसलिए आई वांट टू गिव यू, वैसे मैंने आपके ग्रुप में जो है वो मैसेज डाल दिया है अबाउट द सिलेबस, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देती हूँ अबाउट योर सिलेबस फॉर सेकेंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। बच्चों हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है वो है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद। और सिविक्स में यानी नागरिक शास्त्र में आपका पहला चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी और संघवाद, और तीसरा चैप्टर आपका है लोकतंत्र और विविधता। तो बच्चों ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये आपके हाफ ईयरली के सेकेंड हाफ ईयरली एग्जाम का पोर्शन है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड स्टार्ट स्टडिंग, और अच्छे से स्टार्ट प्रिपेयर योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड, और अच्छे से आप पढ़िएगा और जो है वो पढ़ना शुरू कीजिए, और हर एक चैप्टर अच्छे से आप पढ़िएगा और वीडियो ज़रूर देखिएगा और बुक को भी पढ़िएगा, अपनी पुस्तक को भी, चैप्टर्स को भी ज़रूर पढ़िएगा। और चैप्टर्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा बच्चों अच्छे से, और प्रिपेयर कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो चिल्ड्रन अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर जो है वो शुरुआत हमने की थी जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हमने ये चैप्टर शुरुआत किया था और हमने पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे शीर्षक इसके बारे में हमने डिस्कशन भी कर लिया था। बच्चों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। बच्चों पिछले लेक्चर में जो हमने टॉपिक लिया था वो था आपका महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी हमने महिलाओं की पोजीशन या उसकी परिस्थिति के बारे में पढ़ा, क्योंकि समाज में क्या परिस्थिति है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा साथ में कि हमने महिलाओं का राजनीति में जो स्थान है वो पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। और राज्यसभा चाहे लोकसभा की बात करें या राजनीति के अन्य क्षेत्र में बात करें तो महिलाओं का योगदान तो रहा है, लेकिन उनकी परिस्थिति या उनकी प्लेस, उनकी जगह जो है वो पुरुषों के कंपेयर में या उनकी तुलना में कम रही है। तो लेकिन हमारे जो संविधान में ये प्रावधान या संविधान में ये बातें कही गई हैं, हालांकि समान अधिकार के अधिनियम में अगर हम जाएं तो महिलाओं का भी उतना ही रोल होना चाहिए जितना कि पुरुषों का है राजनीति में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत कम ही, रेयरली कोई महिला अधिकारी रही हो या महिला अधिकार ऊंचे पदों पे महिला की नियुक्ति होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला, परिवर्तन होता है समाज में, महिलाओं की स्थिति भी सुधरती रही और उसकी पोजीशन भी सुधरती रही। महिलाओं में शिक्षा का जो है, शिक्षा की जागरूकता आई, और अपने अधिकारों का जब उन्होंने अपने अधिकारों की जब उन्होंने पहचान की या अधिकारों के प्रति वो जागरूक हुई, तब वो उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी है पहले से बहुत ज़्यादा। हालांकि अगर हम कंपेयर करें भारत की तुलना में विदेशों अन्य देशों से, जैसे स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा और जापान, यहाँ पे अगर हम तुलना करें अन्य यूरोपियन देशों से, तो भारत तो महिलाओं की स्थिति यहाँ से कहीं बेहतर है। लेकिन फिर भी हमारे भारत में हमारे समाज जैसे जैसे बढ़ा और विद द पैसेज ऑफ टाइम समय अनुसार परिवर्तन हुए तो महिलाओं की स्थिति भी बहुत सुधार हुआ है, और आज महिलाएं हर क्षेत्र में जो है वो उनका भागीदारी जो है वो बढ़ रही है। इसीलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी भागीदारी जो है बढ़ रही है, और लोकसभा राज्यसभा में भी उनके लिए रिजर्व सीटें हैं। हालांकि रिजर्व सीटें अभी तो इतनी नहीं की गई हैं, ये रिजर्व सीटें तो नहीं है, लेकिन रिजर्व सीटें सीटों के लिए जो है बिल जो है अभी प्रस्तावित हुआ है, लेकिन उस पर अभी वो कानून नहीं बना है। लेकिन इस बारे में चर्चा और इस बारे में जो है वो डिस्कशन चल रहा है।
यानी कहीं ना कहीं महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए जो है बातें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। आज बच्चों हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है आपका धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। हमने एक विभाजन की बात की। हमने एक टॉपिक लिया था आपका, सबसे पहले जो लैंगिक हमने लिया कि लैंगिक मसले सबसे पहले हमने लिया असमानता, यानी हमने लैंगिक असमानता के बारे में पढ़ा। अब दूसरी असमानता के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपका धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। ये दूसरा आपका असमानता है, उसके बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगी और नोट्स के थ्रू इस टॉपिक को, इस शीर्षक को हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। तो चलिए बच्चों, हम लोग डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। देखिए, आप देखिए, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, यानी रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। जैसे कि इससे पहले भी हमने पढ़ा बच्चों, हमने जो इससे पहले पढ़ा था एक सामाजिक असमानता के बारे में, वो था लैंगिक मसले। लैंगिक असमानता के बारे में पढ़ा हमने। उसमें पुरुष और महिला के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, वो उसका क्या इफेक्ट रहा, उसका क्या प्रभाव रहा, ये किस तरीके से समाज में पनपी और किस तरीके से ये समाज को इसने अपने पकड़ में लिया, इस सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन हम कर चुके हैं। और हमने ये देखा कि महिलाओं और पुरुष के बीच जो ये लैंगिक असमानता है, ये उनकी शारीरिक बनावट की वजह से नहीं, बल्कि ये समाज में चली आई महिलाओं और पुरुषों की जो अपनी अपनी एक भूमिका है, उसके प्रति जो विद्यमान विचार है, उसकी वजह से जो ये असमानता जो है समाज में है, विद्यमान हो पाई है। तो बच्चों, इस असमानता को हमने चर्चा पहले कर चुके हैं। और इस महिलाओं की योगदान या महिलाओं की भूमिका या महिलाओं की परिस्थिति के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब आइए अब एक अलग किस्म की बात करें कि सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, और हम कह सकते हैं कि एक और सामाजिक असमानता के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है आपका धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। यानी कह सकें कि धार्मिक डिफरेंसेस पे, यानी धार्मिक मतभेदों पर या धार्मिक अंतरों पर जो विभाजन है, जो आधारित विभाजन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बच्चों, ये जो विभाजन है, जो धार्मिक मसले हैं, ये जो धर्म पे आधारित जो ये विभाजन होता है, वो लैंगिक मसले की तरह इतना व्यापक नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे लैंगिक मसला है, महिलाओं और पुरुष के बीच जो आपका असमानता है, ये सामाजिक असमानता है, महिलाओं और पुरुष के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन था, ये देखा जाए तो ये सिर्फ भारतवर्ष तक ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं है, बल्कि ये विश्व के बहुत सारे देशों में ये असमानता जो है वो देखी जा सकती है। और अगर इतिहास उठाकर अगर हम विश्व का इतिहास अगर देखें, तो इस तरह के उदाहरण हमें बहुत विश्व में मिल जाएंगे, जो हमें बहुत विश्व के देशों में मिल जाएंगे। जैसे कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद था, या कह सकते हैं कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई, जब रूसी क्रांति शुरू हुई, उससे पहले फ्रांस की कुछ ऐसी दशा थी कि वहाँ पे वुमेन या महिलाओं को इतनी अच्छी परिस्थिति वहाँ पर नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला विश्व का, या विश्व के यूरोप के समाज बदले, वैसे वैसे महिलाओं की परिस्थिति भी बदली। तो ये जो लैंगिक असमानता है, लैंगिक असमानता पे जो आधारित विभाजन है, उसके विपरीत अगर उसके कंपेयर या उसकी तुलना में अगर हम धर्म पे आधारित विभाजन की बात करें, तो ये इतना व्यापक नहीं है जितना व्यापक लैंगिक असमानता थी है। और इसी तरीके से, क्योंकि लेकिन अगर हम बात करें, फिर भी धार्मिक विविधता आज व्यापक होती चली जा रही है। यानी ये भी जो असमानता है, धर्म पे आधारित जो सामाजिक विभाजन है, वो भी अब व्यापक होता चला जा रहा है। और भारत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं बच्चों, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। हमने उदाहरण आयरलैंड का पढ़ा था। हमने आयरलैंड के मामले में, उसके विषय में हमने जब आयरलैंड को पढ़ा, तो हमने यही देखा कि
लोग एक धर्म को माने, लेकिन उनकी जो पूजा पद्धति है, जो उनकी पूजा करने की जो सिस्टम है, जो उनका रीति रिवाज है, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, जिनके ट्रेडिशंस हैं, वो अलग अलग हों, तब भी अगर एक ही धर्म के मानने वाले लोग एक समाज में रह रहे हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनकी सोच अलग है, या उनकी पूजा करने के सिस्टम या पूजा करने के पद्धति अलग है, तब भी यहाँ पर जो है वो गंभीर मतभेद पैदा हो जाते हैं। एक ही धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में भी मतभेद पैदा हो जाते हैं, अगर वो उनकी तरीके अलग हो, या उनकी पूजा पद्धति अलग हो, या उनकी सोच अलग हो, या उनके जो है विचार अलग हो, या उनकी मान्यताएं अलग हो। तो लैंगिक विभाजन के विपरीत अगर हम धार्मिक विभाजन की बात कर रहे हैं, तो लैंगिक विभाजन का भी राजनीति से संबंध था। इसी तरीके से धार्मिक विभाजन जो है, लैंगिक विभाजन राजनीति में अगर हम कहें तो इतनी अभिव्यक्ति उसकी नहीं थी जितनी अभिव्यक्ति धार्मिक विभाजन की है। राजनीति में उसकी अभिव्यक्ति ज़्यादा है लैंगिक विभाजन की तुलना में। अब अगर हम पहला पॉइंट अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम कुछ पॉइंट्स को गौर करते हैं, उनको पढ़ते हैं, कुछ उदाहरण हम लेते हैं भारतीय इतिहास से, उससे जो है हमको ये शीर्षक अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी बापू, हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी कहा करते थे, उनका ये स्टेटमेंट था, उनका ये कथन था, उन्होंने ये कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उनके कहने का मतलब ये नहीं था बच्चों कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय पे वो उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया था, यानी वो उनका मतलब हिंदू या मुसलमान जैसे धर्म से ना होकर बल्कि नैतिक मूल्यों से था, यानी मॉरल वैल्यूज से था, वो मॉरल वैल्यूज जो सभी धर्मों में पाए जाते हैं, वो मॉरल वैल्यूज, वो नैतिक मूल्य सभी धर्मों से जुड़े हुए होते हैं। तो उनका ये मानना था कि राजनीति जो है, तो बच्चों हमारे महात्मा गांधी जी का हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि हम राजनीति को धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जो संकेत था वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या समुदाय पे नहीं था, किसी एक धर्म पे नहीं था, या हिंदू मुसलमान से संबंधित नहीं था, बल्कि उन नैतिक मूल्यों से संबंधित था जो कि सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं, जो सभी धर्मों में पाए जाते हैं। तो उनका यही मानना था, उनका ये बिलीफ था, उनका ये विश्वास था, ये मानना था कि राजनीति जो है वो धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से ही निर्देशित हो सकती है या होनी चाहिए। मतलब जो नैतिक मूल्य हैं उनका भी जो है राजनीति से संबंध होना चाहिए। राजनीति में भी नैतिक मूल्यों का विद्यमान होना या होना, प्रस्तुत होना आवश्यक है, क्योंकि अगर नैतिक मूल्यों की स्थापना राजनीति में होगी या राजनीति में नैतिक मूल्य अगर होंगे, स्थापित होंगे, विद्यमान होंगे, तो शायद जो है जनता के प्रति जो है इंसाफ हो पाएगा, और जनता के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा हितकारी या वेलफेयर चीज़ें या उनके हितों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में सोच सकेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान हम कर सकेंगे। और एक ईमानदार और एक कर्मठ और एक परिश्रमी जो है वो राजनीति परिकल्पना की हम परिभाषा भी दे पाएंगे। तो ये था। दूसरा था बच्चों, दूसरा कह सकते हैं कि हम अगर बात करें अपने देश के मानव अधिकार समूह का कहना है, हमारे देश के जो मानव अधिकार है, जो मानव अधिकार के जो ग्रुप है, जो ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ग्रुप हैं, उनका ये कहना है कि इस देश में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनसे मरने वाले लोगों, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। तो उनकी ये मांग है कि सरकार जो है वो अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध करे, उनको विशेष प्रोटेक्शन दे, उनकी सुरक्षा करे, या उनके अधिकारों का हनन ना हो पाए इस बारे में, या उनके अस्तित्व पर कोई सवाल ना हो, या उनके हितों की बात हो, इस बारे में सरकार का स्पेशल ध्यान होना चाहिए। ये मानव अधिकार समूहों का मानना है। तो इसकी रक्षा के लिए उनको विशेष कदम उठाने चाहिए। ये चीज़ें जो है वो उनकी मांग है। तीसरा ये था बच्चों अगला कि महिला आंदोलन की बात करें हम। अब महिला आंदोलन, जैसा कि हमने अभी भी इससे पहले भी हमने पढ़ा कि महिला जो संगठन, नारीवादी आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात की, उनके अपलिफ्टमेंट की बात की, उनके सशक्तिकरण की बात की। तो इसी तरीके से बहुत सारे उन्हीं महिला आंदोलनों का ये कहना है कि सभी धर्मों में जो व्याप्त पारिवारिक कानून है,
जो सभी धर्मों में जो अगर पारिवारिक कानून है वो महिलाओं से भेदभाव करते हैं। बहुत सारे धर्म, उनका मानना है कि बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जहाँ पे जो महिलाओं के अधिकारों की बात पुरुषों की अपेक्षा कम करते हैं। तो इस तरह की जो महिला आंदोलन का जो मानना है कि पारिवारिक कानून जो है वो धर्म के जो पारिवारिक कानून है, बहुत सारे धर्म में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। तो इस आंदोलन की क्या मांग थी कि इन्होंने ये मांग की कि सरकार इन कानूनों को जो है वो एक बार इस पे विचार विमर्श करे और उसका जो है वो एनालिसिस करे, उसका विश्लेषण करे और उसमें बदलाव लाने की जो है वो कोशिश करे। उनकी मांग थी कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। बदलाव ऐसा नहीं कि हम कानून बदल दें, बदलाव ऐसा कि जिसमें जो कानून है वो तो है, उसके साथ साथ जो है वो महिलाओं के लिए भी उसमें अधिकारों की बात हो, महिलाओं के अस्तित्व की भी बात हो, महिलाओं के अधिकारों का हनन ना हो, उनकी परिस्थिति में भी कुछ ऐसा सुधार हो। इस तरह का कानून जो है वो पारिवारिक कानून में भी लागू होना चाहिए, वो उनकी मांग थी। अब ये सभी जो मामले हैं बच्चों, जो हमने अभी डिस्कशन किया, वो धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत ज़्यादा लेकिन ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक नहीं लगते। या हम कह सकते हैं ना कि ये जो मामले जो अभी हमने डिस्कशन किया, ये राजनीति से संबंध तो रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव हैं या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, टेरेबल है, या बहुत ज़्यादा जो है ये हानिकारक है। हम ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं, इतने नहीं लगते, क्योंकि विभिन्न धर्मों से जो निकले विचार हैं, जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, राजनीति में एक ही भूमिका निभा सकते हैं। अब सभी धर्मों के जो नैतिक मूल्य हैं वो अच्छी ही बातें सिखाते हैं। सभी धर्मों में जो विचार हैं, आदर्श हैं, वो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए बातें सिखाते हैं, या वो मानव जीवन के लिए एक अच्छी परिकल्पना पेश करते हैं, या जीवन शैली को अच्छा बनाते हैं। कोई भी धर्म जो है वो विचारों और आदर्शों से जो है वो समाज को सुधारने की ही कोशिश करता है। तो इस तरीके से अगर ये सारे मसले जो है राजनीति से जुड़े हैं तो ये बहुत खतरनाक नहीं लगते, क्योंकि सभी धर्मों के विचार, आदर्श, जो मूल्य हैं वो राजनीति में एक ही तरह की भूमिका निभाते हैं। कोई भी धर्म जो है वो अलग अलग भूमिका नहीं निभाते, क्योंकि सभी धर्म जो है वो नैतिक मूल्यों की बातें करते हैं। तो लोगों की एक धार्मिक, जैसे लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अगर हम बात करें तो अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। ये बात तो है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं बच्चों, हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। हमारी जो हमें ये पूरी आज़ादी या पूरी स्वतंत्रता दी गई है, हमें हर तरीके से अपने विचार विमर्श को। और अगर बच्चों, अगर कोई इस तरह की प्रोसेस या इस तरह का कोई कार्य करता भी है, अगर होता है, तो उसके दमन में सहयोगी की भूमिका अगर निभाता है तो उसे रोकना चाहिए, और अगर कोई करता है तो उसे हमें रोकना चाहिए, जो सत्ता में, शासन में है उन्हें। और अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है, समान व्यवहार करता है, समान तरीके से अगर उनको डील करता है, तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं है। यानी अगर सरकार जो है, शासन है, सभी धर्मों को एक साथ लेके, एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलता है और एक साथ लेके चल रहा है, उनके सभी धर्मों के अधिकारों की बात हो रही है, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान हो रहा है, सभी धर्मों के मान्यताएं या उनकी प्रतिनिधित्व बराबर है, उनको समान अधिकार दिए जा रहे हैं, तो ऐसे कामों में कोई बुराई, उनके कामों में कोई बुराई हमें नहीं दिखती है। तो ये एक सही मामले में जो है वो एक सही सुदृढ़ शासन की अपनी अलग क्वालिटी है या अपनी अलग गुण है। तो बच्चों, आज हम यही समाप्त करते हैं बच्चों, और अगले शीर्षक में जो है, अगले लेक्चर में जो है, हम नया शीर्षक शुरू करेंगे, वो है सांप्रदायिकता। तो अगले लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली फॉरएवर। हमेशा के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और think positive, think good. Okay children, take care of yourself and family. Goodbye.